क्या करता था घर वालों को छुप छुप के। मतलब परमिशन नहीं थी तो मैं उन्हें कहता था शौकिया करता हूँ। फॉर्चुनेट है कि हम बाकी स्पोर्ट्स को कोई वैल्यू नहीं देते, ना गवर्नमेंट लेवल पे ना इंडिविजुअल लेवल पे। अब्दुर्रहमान ने बॉल की, उसने रोकी, वो लग के बॉल पीछे कीपर की तरफ आ गई। इसने बॉल पकड़ के और एकदम उसकी टांग पकड़ के ना करके आवाज निकाली। वो अब 6 फुट 2 इंच का बंदा, वो डर गया, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। आप T20 लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, आप उससे पहले सेमीफाइनल खेले, आप जितने मर्जी फाइनल खेल लें, जब तक आप जीतेंगे नहीं लोग आपसे खुश नहीं होंगे आपको। लेकिन अब उस पे, क्योंकि वो बेचारा कश्तियां जला के आया, वो सब कुछ छोड़ के आया, अब आपको उसके साथ ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा। अभी उनके 2 रूप है। सही। तो जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए तो फिर आपको सबसे ज्यादा मजा उनके साथ बात करने का आता है, क्योंकि जितनी खुली डुली बात वो करते हैं ओपनली शायद पाकिस्तान में कोई नहीं करता। अगर वो आता है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है बैटिंग के अंदर खास तौर पे, वो अगर टीम में होगा तो पाकिस्तान जो 200 की हम बात करते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, मीटअप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बात से बात। मैं हूं मलिक हसन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं, इनका ताल्लुक सहाफ़त की दुनिया से है और क्रिकेट पर बड़ी, स्पोर्ट्स के जो सहाफ़ी हैं लेकिन क्रिकेट पर बड़ी ख़ास नज़र रखते हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली चौधरी इरफान ज़हीर साहब। सर वेलकम एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया जी। सर आपका शुक्रिया, आपने अपने इंतहाई बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए ये माजरत के आपने 2-3 दफा पूछा, बट स्केड्यूल कुछ इस तरह का टफ था कि वो टाइम नहीं निकल रहा था। बट आज संडे वाले दिन हमने कहा चले इस पे बात जरूर करते हैं। आई अंडरस्टैंड के काफी मतलब मुश्किलात होती हैं। अच्छा सर, बेसिकली आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, लेकिन फिर एडवोकेट से फिर सहाफत की तरफ आना अक्सर कहा जाता है कि सियासत और सहाफत का चौली दामन का साथ है, लेकिन यहाँ पर वकालत और सहाफत इकट्ठे हो गए। ये बाई चांस था या बाई चॉइस था? देखें, क्रिकेट पाकिस्तान में ना, मेरा ख्याल अगर आप देखें तो 90-95% बच्चे एक ही स्पोर्ट खेलते हैं। मैंने बचपन में सारी स्पोर्ट्स खेली, बट क्रिकेट में ओबियसली था ही क्रिकेट, तो क्रिकेट का पैशन तो था और क्लब लेवल तक भी क्रिकेट खेली। मैं जब लॉ कर रहा था तो अपनी पंजाब लॉ कॉलेज की टीम का कैप्टन भी था। सही। तो क्रिकेट का तो जो कीड़ा था ना, वो तो शुरू से था। और क्रिकेट में मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी कोई मैच मिस नहीं किया और बचपन से लेके अब तक मुझे हर मैच याद है। तो जब आपका इस तरह का पैशन हो तो वो कहीं ना कहीं आपको खींचता है। और जब खेल नहीं सके, ओबियसली क्लब की तरफ से खेल रहे थे, तो पेरेंट्स ने कहा जी पढ़ाई करें, ये कोई फील्ड है, अगर आप क्रिकेटर नहीं बने तो आप बिल्कुल जीरो पे आगे खड़े हो जाएंगे। तो लॉ करने की रीजन तो एक ही है थी। फिर मैंने कहा चले ऐसी चीज करें जो हमारे कायद ने की। तो लॉ करने की रीजन मैंने कहा कोई और पढ़ाई करने का क्या फायदा, चलो वही कर लें जो हमारे कायद ने की। तो वकालत इस वजह से की कि चले जो हमारे कायद ने काम किया वो हम कर लें। तो वकालत इसलिए की, वकालत चलते रहे वो थोड़ा सा की, साथ साथ अभी भी कुछ चीजों में हम उसमें देख लेते हैं, बट वो अब तो ऑब्वियसली फुल टाइम इस जर्नलिज्म स्पोर्ट्स की तरफ आ गए। और मीनवाइल मैंने FM भी किया हुआ है कुछ अर्सा। मैंने 1-2 सीजन कहना चाहिए वो मॉडलिंग के भी किए, फिर टीवी एक्टिंग भी मैंने 5-6 साल की हुई है। ये फिर 2010-11 में सारी इंडस्ट्री लाहौर से कराची शिफ्ट होगी, बट वो भी शौकिया करता था घर वालों को छुप छुप के। मतलब परमिशन नहीं थी तो मैं उन्हें कहता था शौकिया करता हूँ, एक एपिसोड कभी कर ली मंथ में। तो वो उसमें ये था थोड़ा थोड़ा अपना शौक भी पूरा हो जाता था और पेरेंट्स को ये था कि चले एजुकेशन भी डिस्टर्ब नहीं हो रही। फिर ऑब्वियसली जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आए तो वो सब कुछ छोड़ना पड़ा और फिर इंडस्ट्री भी लाहौर से सारी कराची शिफ्ट होगी 2010-11 में प्रॉब्ली। तो फिर ये जब 2015-16 में मेरी क्रिकेटर्स के साथ दोस्ती हुई, खासतौर पे ग्रांट फ्लावर और मिकी आर्थर से, ये मैं अक्सर इंटरव्यू में बोलता हूँ, इनसे मेरी दोस्ती होगी। तो इनके पास मेरा डेली जाना होता था, शाम की कॉफी इनके साथ चाय पीते थे। तो उन्होंने कहा यार तेरी गेम सेंस बड़ी अच्छी है, तो टीवी पे हम अक्सर आपकी न्यूज सुनते हैं, ये सारा फेक मीडिया बात करता है और फैब्रिकेटेड किस्म की वो स्टोरियां बनाता है, तो आपकी गेम सेंस अच्छी है, आपको आना चाहिए इसमें। तो एक सोच उन्होंने मेरे माइंड में डाली। फिर मैंने कहा यार पहले टीवी पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, बट ऑब्वियसली आप जीरो से जब आप स्टार्ट करते हो तो कई दफा आपको लगता है कि शायद ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कंफ्यूजन होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है और एक ऑब्वियसली आपको नाम बनाने में बहुत टाइम चाहिए होता है। ऐसे ही है। तो चैंपियन ट्रॉफी 2017 की चल रही थी, तो बाबर अली जो हमारे एक्टर हैं वो मॉर्निंग शो करते थे, तो उनसे एक दफा बात हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने प्लेयर से मिलना है। मैंने कहा वो तो कोई मसला नहीं, हम जब कहेंगे हम मुलाकात रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह ये मिकी आर्थर ग्रांट फ्लावर वाली बात उनसे की। उन्होंने कहा मेरे शो में तो मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ कोई स्पोर्ट्स पे बात करने के लिए, तो मेरे शो में आ। सही। तो मैं उनके शो में पहला जो है स्पोर्ट्स की बात करें या एनालिस्ट के तौर पे उनके शो में बैठा। वो खैर काफी देखा गया। साथ ही मुझे वो लाहौर न्यूज से कॉल आ गई, फिर एक मॉर्निंग शो, दूसरा मॉर्निंग शो। ऑलमोस्ट 3 साल एज ए एनालिस्ट काम किया और फिर 2020 में आफ्टर कोविड
मुझे पब्लिक न्यूज से एज एंकर की ऑफर आई। फवाद खुर्शीद साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई है। वो मेरे मोहसिन है, वो मेंटोर है। उन्होंने मुझे समझ लें कि जहाँ मैं जॉब करता था उधर से हाथ पकड़ के उठा के मुझे उन्होंने इस तरफ लेके आए। तो वो आपका इस तरह को आपकी सबसे अल्लाह की ब्लेसिंग होती है कि आप इस तरह आप अभी काम कर रहे हैं, आपको पता है कि किस तरह सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मेहनत इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो उस लिहाज से मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ी, चाहे वो एज ए एनालिस्ट का काम करना था या एंकर काम करना था। अल्लाह ने कोई ऐसे वसीले बना दिए, एक खास करम था, खास करम था कि मेरे लिए चीजें बिल्कुल आसान होके हुई और मैं आके काम शुरू कर दिया। तो इसी तरह फिर पब्लिक न्यूज में 2 साल काम किया, मीनवाइल पीटीवी स्पोर्ट्स में शुएब अख्तर के साथ काम किया। फिर मैं इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं हो सकता था, फिर मैं वापस लाहौर आ गया। और फिर ये सुनो न्यूज लास्ट ईयर ऑलमोस्ट अब तो 1.5 साल हो गया, ये नया चैनल आया, इन्होंने ऑफर की, इन्होंने एज ए न्यूज स्पोर्ट्स एंकर और हेड ऑफ स्पोर्ट्स, इन्होंने कहा जी हम पूरा स्पोर्ट डेस्क बना रहे हैं, आप उसका हेड भी बनाते हैं। इन्होंने ऑफर की, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो गया मैं इनके साथ एज ए स्पोर्ट्स एंकर और हेड ऑफ स्पोर्ट्स काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग वेल। सही। अच्छा, आपके नाम के साथ लगता है स्पोर्ट्स एंकर, लेकिन आपकी जो एक खास नजर होती है वो क्रिकेट पर होती है। और भी स्पोर्ट्स हैं, टेनिस है, कबड्डी है, मतलब इस तरह की और बेशुमार है, हॉकी है जो पाकिस्तान का नेशनल गेम है, ठीक है। इस पर आपके इतने एनालिसिस नहीं होते, इसकी क्या नहीं, अगर आप मेरे इंटरव्यूज देखे ना सारे, वैसे यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। मैंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हॉकी पे शोज किए हैं। मैंने उसामा लक और बाकी उशना सुहेल वगैरह टेनिस पे कर चुका हूँ, कबड्डी के मैं कैप्टन और तमाम काफी प्लेयर्स के साथ कर चुका हूँ। वजह ये, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आपकी जो फैंस है, जो व्यूअरशिप है, वो 95% सब क्रिकेट बेस है। तो इस वजह से आपको भी देखने में ये लगता है, और वायरल भी वही चीजें होती है जो क्रिकेट से होंगी। मैं अगर किसी लेट्स वो बाबर आजम से बात कर रहा हूँ, इंजमामुल हक से कर रहा हूँ, रमीज राजा से कर रहा हूँ, तो वो फौरन वायरल हो जाएगी। और 95% जिस तरह मैंने कहा लोग उसी को देखते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि हम बाकी स्पोर्ट्स को कोई वैल्यू नहीं देते, ना गवर्नमेंट लेवल पे, ना इंडिविजुअल लेवल पे, ना हम देखते हैं, ना उसको सुनना चाहता है। तो उसको अगर कोई करता भी है काम या इंटरव्यू करता है तो उसको बहुत लिमिटेड लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे, उस वजह से आवाम को पता नहीं चलता कि इस पे किसी ने बात की है। मैं हर स्पोर्ट्स को कवर करता हूँ, वो ऐसा नहीं है, बट आपकी नजरों में इसीलिए वो ज्यादा वायरल या दिखने में लगता है क्योंकि क्रिकेट ही सब देखते हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमारी जो मतलब क्रिकेट होती है उसको देखते हैं वो गली मोहल्लों से ही चलना शुरू हो जाती है। मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका ध्यान फुटबॉल की तरफ या टेनिस की तरफ या कबड्डी की तरफ नहीं जाता, डायरेक्ट ही उसका मतलब वो जाता है क्रिकेट की तरफ जाता है। गवर्नमेंट लेवल पे भी बाकी गेम्स को इतनी जो पजीराई नहीं मिलती, उसकी आपके नजदीक क्या रीजन है? ये देखिए, सबसे बड़ी जो किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी चीज के अंदर पैसा जिसमें आएगा ना, लोग उसी तरफ अट्रैक्ट होंगे। स्पॉन्सर जिस तरफ आपको लेके जाएंगे आप भी उसकी तरफ जाएंगे। अब स्पॉन्सर सारे आप देखें, पीएसएल होता है, तमाम स्पॉन्सर इसी के लिए आते हैं। आपने हॉकी का स्पॉन्सर का आपने एक दफा सोचा कि हॉकी का भी पीएसएल टाइप एक लीग करवाते हैं, स्पॉन्सर ही नहीं मिले आपको। आपने कबड्डी का सोचा, स्पॉन्सर ही नहीं मिले आपको। तो जब आपका पैसा इंडल्ज नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी, आपके लोग उसकी तरफ नहीं आएंगे। और लोगों की जो व्यूअरशिप है वो बनती है विक्ट्रीज के साथ। हॉकी में एक टाइम था, शायद आपको ना याद हो, हमें याद है, 2008-10 तक ना पाकिस्तान हॉकी में जीतता था। तो आपकी क्रिकेट जितनी तो नहीं थी, बट उसके पैरेलल आप समझ लें कि अगर 60 पे क्रिकेट खड़ी थी तो 40% पे हॉकी भी खड़ी थी। अब जब हॉकी की 2010 के बाद पाकिस्तान ने कोई टाइटल नहीं जीता, आपको वर्ल्ड कप में आप क्वालिफिकेशन खेलना पड़ता है, आप क्वालिफाई नहीं करते, ओलंपिक्स में आप क्वालिफाई नहीं करते, तो आस्ता आस्ता होता है कि जो जनरेशन बड़ी हो रही होती है उसको एक स्पोर्ट देखने को नजर ही नहीं आ रही। तो फिर वो लोगों के माइंड से वाइप आउट हो जाता है, वो आपके गेम खत्म हो जाती है आंखों से। फुटबॉल मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक पोटेंशियल अब नजर आ रहा है कि जो अब नई 5-6 साल में बच्चा अभी जो बड़ा हो रहा है वो क्रिकेट के बाद अब आस्ता आस्ता डिवर्ट कर रहा है अपनी। और अभी इस्लामाबाद में भी कुछ अभी क्वालिफायर भी आप उसमें खेल रहे हैं, पाकिस्तान ने खेले हैं, हमने देखा कि स्टेडियम भरे हुए थे। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज थी कि चलो क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट में आप देख रहे हैं कि आपकी ग्राउंड्स जो आपको भरे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि शायद अभी तो नहीं, इसमें भी आपको 15-20 साल लगेंगे, बट आपको 10-15 साल बाद लगेगा कि एक आपकी पैरेलल स्पोर्ट खड़ी हो रही है। कबड्डी में मेरा ख्याल है बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान, अभी लोग नहीं शायद जानते, वही स्पोर्ट है जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन है। बिल्कुल, कबड्डी में पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन है। इसमें मुझे लगता है कि अभी भी आपके रूरल एरिया में बहुत ज्यादा ये खेली भी जाती है, देखी भी जाती है। बिल्कुल, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करें जिस तरह भारत कर है, भारत ने देखे ना क्या किया। भारत 2010 तक पाकिस्तान से हर स्पोर्ट्स में बहुत पीछे था। उन्होंने कहा कि दुनिया में पहचान, किसी विजन की बात होती है, उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स आपकी दुनिया में रिकग्निशन करवाती है, पहचान करवाती है। उनके गवर्नमेंट जो भी आती रही, सब ने फोकस कर लिया कि हमने स्पोर्ट्स में पैसा इंडल्ज करना है। तो आप देख लें हॉकी के अंदर वो कहां से कहां चले, ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लिया,
जेवलिन में उन्होंने गोल्ड ली। अब जेवलिन में अरशद नदीम से बड़ा क्या टैलेंट होगा, बिल्कुल ऐसे बट अब लास्ट ओलंपिक्स के अंदर वो इधर बांस के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और कोविड के अंदर, और उनका जो था नीरज चोपड़ा वो जर्मनी में जाके 10 करोड़ उसके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है। हमारे पूरे प्रोफेशनली जी हमारा पूरे जो ओलंपिक्स बोर्ड का बजट जो था वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ था, और उधर एक प्लेयर का जिसने 10 जेवलिन करोड़। फेंकना उसका 10 करोड़ था। तो ये कह देना कि जी पैसों के बगैर हो जाता है, ऐसा नहीं होता। अब तमाम स्पोर्ट्स जो है ना जी वो साइंटिफिक हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे साइंटिफिक मीन के आपके उसके अंदर मेडिकल एडवांस हो चुकी है, उसके अंदर टेक्निक एडवांस हो चुकी है। अब हॉकी जब तक ग्रास पे थी हम पाकिस्तान किसी को आगे नहीं आने देता था। एस्ट्रोटर्फ आई, 2 हाफ होते थे, अब 4 हाफ आ गए हैं, तो 4 हाफ में बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया पाकिस्तान को बिल्कुल। उनके लिए मीटअप करना। कर सकते हैं लेकिन उसके लिए वो अब तमाम जो एडवांसमेंट है वो आपको ऐड करनी जिस तरह पड़ेगी। क्रिकेट में है। जी जी, क्रिकेट में आपकी जो भी नई चीजें भी, जी जी मेरा मानना ये है कि क्रिकेट में हम कर तो ठीक रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट जिस तरह क्रिकेट का भी अब पेस बढ़ रहा है ना, अब ओडीआई में टीमें 350-400 करती हैं, हम 300 करते हैं। 300 करते इसी तरह T20 में 200 प्लस करते हैं, हम 150-60 करते हैं। तो क्रिकेट में भी हम लैग कर रहे हैं। ये है कि हमारी बॉलिंग अभी 6-7 मंथ से तो अच्छा नहीं कर रही, बट पहले हमारी पहचान सारी जिंदगी बॉलिंग रही, तो हम वो 160-70 पे भी दुनिया को पकड़ लेते हैं। तो हमें लगता है कि पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है, तगड़ा मुकाबला कर रहा है। बट आप वैसे ऑन पेपर देखें तो मुझे लगता है कि अब जो मॉडर्न डे की डिमांड की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट में भी लैग कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अगर हम देखें ये जो भी वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं की गई हमारे उसी वजह से कि हमारा मॉडर्न डे जो क्रिकेट की डिमांड है, चाहे फिजिकल फिटनेस की बात करें, पावर हिटिंग की बात करें, पावर हिटिंग जैसे एक पूरी एक साइंस अब बन चुकी है कि आपने एक अच्छी बॉल को भी छक्का कैसे मारना है। हमारा पाकिस्तान ने 15 मैचों के बाद वो ऑलमोस्ट आपने वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा कि पावर प्ले में छक्का मारा, दुनिया पहले ओवर से छक्के मार रही है। तो आपके किसी बैटर के पास फखर जमान के अलावा कोई बैटर ही ऐसा नहीं था पूरी टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर, जो छक्का मार सकता था। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड है कि आपने अपने प्लेयर्स को उस तरह ट्रेंड नहीं किया। तो अभी भी खैर आपके पास टैलेंट है, जो कुछ लोग एक मंत्रा बोलते हैं जी टैलेंट नहीं है, मेरा ख्याल है स्लोगन काम नहीं करेगा। टैलेंट आपके पास है, उसकी एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है, उसको लेके चलने की जरूरत है। अच्छा, आपने कहा कि जो मतलब पाकिस्तान में टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो हम पीएसएल करवाते हैं और पीएसएल में मुख्तलिफ शहरों से मतलब एक यंग जनरेशन जो है वो एक आती है और बड़ा जबरदस्त किस्म का टैलेंट होता है, उसको सही तरीके से क्यों नहीं ये मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं? देखिए इसमें कई रीजंस हैं। कई आपके बोर्ड के अंदर कुछ लोग हैं वो सिलेक्शन करते हैं प्लेयर्स की कि ये पूल असल में पीसीबी पूल बनाता है प्लेयर का, उनमें से फिर आपने फ्रेंचाइज में लेना होता है। एक कैटेगरी इमर्जिंग की आपके पास होती है। इमर्जिंग के अंदर जैसे लाहौर के अंदर करता है कि वो अपने टैलेंट खुद ही हंट करता है, जी जी, उनको ट्रेन करके और फिर अपनी इमर्जिंग कैटेगरी में उस लड़के को पिक करता है और बोर्ड को कहता है जी हमने ये लड़का लेना है और हमने इसको खुद हंट किया हुआ है, हमने ट्रेन किया हुआ है। तो बोर्ड की मजबूरी आ जाती है। दोनों तरफ ये देखना पड़ेगा। अगर आपका जो टैलेंट है जो डोमेस्टिक में या क्लब लेवल में परफॉर्म कर रहा है तो पीसीबी को आई रखनी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में लोग ऐसे होने चाहिए कि उन लड़कों को, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका ये पीएसएल है। ऑब्वियसली डोमेस्टिक भी आप देखते हैं, काजम ट्रॉफी भी देखते हैं, बट उसके नुकसानात भी हैं। अगर आप देखें ना पीएसएल के अंदर एक लड़का आ गया, उसने 4 ओवर अगर बॉलर है तो 4 ओवर बॉलिंग करनी है, बैटर है तो उसने 15-20 बॉलिंग मिलनी है उसको खेलने में, उसमें उसने कोई 5-6 छक्के लगा दिए, 4-5, तो आप उसको टीम में ले आते हैं। हाँ, एक उसको कंसीडर जरूर कर लें, बट मेरा मानना यह है कि इसकी सिलेक्शन का रीजन ये नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपका हमेशा अगर इसमें होना चाहिए तो आपकी लंबी क्रिकेट होनी चाहिए, वो है 4 डे क्रिकेट जो कायदम ट्रॉफी है। जी जी, जब तक अगर आप लेजेंड्स की बात करें, इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, सईद अनवर, ये सारे जो बने थे ना ये 4 डे क्रिकेट से बने थे। इन्होंने लंबा टाइम लंबी क्रिकेट खेली थी। आप लंबे क्रिकेट से छोटा फॉर्मेट खेल सकते हैं। छोटा फॉर्मेट से अगर जैसे अभी आपने हारिस रऊफ को देखा, बहुत मार पड़ी, बाकी बॉलर हसन अली वगैरह को मार पड़ी, क्योंकि ये लंबी क्रिकेट खेलते ही नहीं है। ये 4 ओवरों की क्रिकेट खेलते हैं। जब लंबी ओडीआई में आए तो ये एक्सपोज हो गए। एशिया कप में भी फ्लॉप हुए, वर्ल्ड कप में भी हुए, क्योंकि इनको आदत ही नहीं थी लंबी क्रिकेट खेलने की। तो फिर अब आपने देखा कि आपने अब पुराने प्लेयरों को भी बुलाना शुरू कर दिया क्योंकि आप एक्सपोज हो गए। जब आपकी बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी रूट स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो फिर आपके लिए आगे चीजें आसान होती है। तो ये प्लेयरों को अब ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर नहीं सीखते या समझते तो बोर्ड को ये एम्फसाइज करना पड़ेगा कि अगर आपने पाकिस्तान खेलना है तो आपको ये डोमेस्टिक हमारा पूरा खेलना पड़ेगा। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि इंडिया खैर उनके पास वही बात पैसे की आएगी, लेकिन पैसों के साथ उनका एक रूल है, उनका प्रेसिडेंट है कि कोई लड़का उनका डोमेस्टिक मिस नहीं कर सकता।
अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला तो वो डोमेस्टिक खेलेगा। खेलेगा बिल्कुल। अभी 2-3 प्लेयरों ने उनका डोमेस्टिक छोड़ा, उन्होंने मैचेस मिस किए, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया। तो ये अब मेरा ख्याल है इस तरह के हार्ड स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, फिर आपको लंबे रन में आपको फायदा होगा। और सिंपली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, एक प्रूवन चीज है कि आप अपने डोमेस्टिक को वैल्यू दें और 4 डे क्रिकेट को डाल के लड़कों को लेके। बिल्कुल ऐसी आपने बात की कि मतलब पुराने प्लेयर्स को वापस लाना पड़ रहा है। अब ये इमाद वसीम और जी। मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट वापस लिया, आपको क्या लगता है कि ये बोर्ड ने प्रेशर के साथ उनसे वापस लिया, ये उनका अपना फैसला था? नहीं, ये बोर्ड असल में आप देखें, मैंने जैसे अभी शुरू में कहा ना कि आपकी लोग आपसे जुड़ते हैं विक्ट्रीज के साथ। बिल्कुल। आप T20 लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, आप उससे पहले सेमीफाइनल खेले, आप जितने मर्जी फाइनल खेल लें, जब तक आप जीतेंगे नहीं लोग आपसे खुश नहीं होंगे। बोर्ड ने तो मंत्रा ये फेंका कि जी बड़ी वो शाया दिया कि हमने जी फाइनल खेला सेमीफाइनल, लोग नहीं इसको एक्सेप्ट करते। आपके लोग आपसे खुश होंगे जब आप टाइटल जीतेंगे। आपको जैसे अभी तक 92 का वर्ल्ड कप याद है, आप कितना पसंद किया कि आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया खान साहब को, तो लोग खुशी मिलती है जीतने से, चैंपियन ट्रॉफी से, 2009 के वर्ल्ड कप से। तो आपने अब ये सारा कुछ करके देख लिया, ये बोर्ड ने प्रेशर में किया, क्योंकि जब उनको लगा, ये नहीं मैं कहता कि आमिर की जगह या इमाद की नहीं बनती, मेरा मानना ये है कि 100% बनती है। मैं तो ये भी उन दोनों से जब भी बात होती थी उनसे कहते थे कि भाई आप रिटायरमेंट वापस लें, पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। लेकिन क्राइटेरिया गलत चूज किया गया। क्राइटेरिया ये गलत है कि आपने उन्होंने रिटायरमेंट ली, जो भी रीजन थी वो एक लंबी डिबेट है, आप उनको इस तरह एकदम से टीम में नहीं ला सकते। आपको फिर वो जो लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है वो बेचारा क्या करेगा कि वो टीम में आएगा, आखिर आपका क्राइटेरिया डोमेस्टिक था। तो ये आपका क्राइटेरिया गलत था बोर्ड का, तो आपको क्राइटेरिया नहीं अपना चेंज करना चाहिए। इनको भी कहते हैं हाँ आपने टीम में आना है, हम आपको रखना चाहते हैं, लेकिन आप पहले डोमेस्टिक खेलें। डोमेस्टिक में परफॉर्म करते, ये नहीं कि नहीं कर सकते, तो आप उनको 1 महीना 2 महीना डोमेस्टिक में डालते हैं, वो उधर परफॉर्म करते हैं, आप फिर सबको बताते हैं। मैसेज ये जाना था कि देखें जी उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया तो हम उनको लेके आए। लॉजिक बनती है उनको टीम में लेके आने की। मैं ये कह रहा हूँ कि टीम में तो 100% उनकी जगह बनती है, उनका तो जाना ही बिल्कुल गलत था। आपके उन दोनों का रिप्लेसमेंट आपके पास थी नहीं, आपने इमाद की रिप्लेसमेंट डाली नवाज की, नवाज ने आपको 2-3 इवेंट हरवा दिए, ठीक है, क्योंकि वो मैं प्लेयर तो शायद अच्छा था वो, लेकिन वो मेंटली स्ट्रांग नहीं था। जिस तरह इमाद की बात की जाती है ना, वो मैच विनर है, मेंटली स्ट्रांग है। सबसे बड़ी चीज है ये गेम जो है ना नफ्स की गेम है। आप इंटरनेशनल लेवल पे जब क्रिकेट खेलते हो ना, तो टैलेंट एक आपका हाफ हिस्सा है, हाफ आपके साथ चलता है आपका मेंटली स्ट्रांग होना। तो इमाद का मेरा ख्याल है अगर टीम के 11 प्लेयर हैं तो 11 में से सबसे स्ट्रांग अगर आपको नजर आएगा तो इमाद है। तो इमाद को निकालना ही गलत था। तो वो जो जिसने की उसने जहालत की, अपनी पर्सनल ईगो के अंदर उसको टीम में नहीं रखा। तो उसमें कैप्टन भी हो सकता है, चीफ सेलेक्टर भी हो सकता है, चेयरमैन भी हो सकता है, बट इमाद को निकालना गलत था। वो उसने प्रूव कर दिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी उसने PSL जिताया, तो वो तो उस पर मैं नहीं कह रहा कि उसकी जगह नहीं बनती। इसी तरह जब आमिर को निकाला तो आपने समझा कि शाहीन हमारे पास आ गया तो आमिर की हमें जरूरत नहीं है, तो आमिर को फारिग करें, शाहीन हमें आ गया। शाहीन नो डाउट अभी भी आपका सबसे लीडिंग बॉलर है, बट आमिर की एक अपनी क्लास है। आमिर बड़े मैच का प्लेयर है, उसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, उसने 2009 का वर्ल्ड कप भी आपको जिताया हुआ है। तो आपने देख चुके हैं कि वो जब बड़ा मैच, जब प्रेशर आता है तो आमिर परफॉर्म करता है। बिल्कुल ऐसे है। अब मतलब मैं शाहीन से क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन शाहीन ने अभी तक किसी बड़े मैच में पाकिस्तान को कोई टाइटल नहीं जिताया, उस टाइप की परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह आमिर देता। अब जिस तरह वो फाइनल खेल रहे थे, उनका एंकल ट्विस्ट हो गया, पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था कि 4-5 ओवरों में 40-45 इंग्लैंड को चाहिए था कि अब शाहीन आएगा और शाहीन पाकिस्तान को जिता देगा, बट वो इंजरी होगी, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन वो नहीं समहाउ जिस तरह जो भी रीजन के पाकिस्तान को टाइटल जिता पाए। प्लेयर हो जाए, आपकी इंडिविजुअल प्लेयर की बात कर लें या टीम की बात कर लें, जब तक वो टाइटल नहीं जिताएंगे ना, आपकी विक्ट्रीज नहीं आएंगी, आप टाइटल नहीं जीतेंगे। ये आप समझ ये भूल जाए कोई प्लेयर कि वो पर्सनल माइलस्टोन के साथ लोगों के उनको समझेगा कि लोग उसको लेजेंड कहेंगे, वो याद रखेगा, वो नहीं रखा जाएगा। अभी भी जैसे इसी बात में ऐड करूं तो बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैटर है, विराट कोहली के बाद उनको रेट किया जाता है, कुछ तो विराट कोहली से ऊपर भी रेट करते हैं, बट मैं 2nd नंबर पे रेट करता हूँ, इसी वजह से कि विराट कोहली ने बहुत ज्यादा मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं। पर्सनल परफॉर्मेंस से ऊपर जाना पड़ेगा, आपको मैच जिताने पड़ेंगे। तो बाबर जब इस कैटेगरी में आ जाएगा, पाकिस्तान को टाइटल जिताएगा, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद सबसे ऊपर उनको रेट किया जाएगा। जब 2-3 प्लेयर का नाम लेंगे, खान साहब का, वसीम अकरम का, तो फिर बाबर आजम का भी नाम आएगा। अभी भी लेते हैं, ऐसी नहीं है नहीं लेते, लेकिन वो लेजेंड की कैटेगरी में जब हम डालेंगे ना जी,
कि जी वो ऐसा प्लेयर जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता दिया, वो फिर उस कैटेगरी में बाबर को आना चाहिए। हम चाहते हैं कि बाबर उसमें आए। बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी ख्वाहिश है कि ख्वाहिश बाबर है। आजम जी 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 परफॉर्म करे। बिल्कुल। जी 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 अच्छा, आज का ये जो नया स्क्वाड मतलब अनाउंस किया गया पीसीबी की तरफ से और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहा है, उसमें उस्मान खान को जी। शामिल किया गया और वो यूएई की टीम को छोड़कर पाकिस्तान आए हैं। क्या समझते हैं कि इसका पाकिस्तानी टीम को कुछ फायदा भी होगा या उस्मान खान मतलब उस तरह परफॉर्म करेगा जिस तरह मुल्तान सुल्तान में उसने परफॉर्म किया? देखिए इंटरनेशनल इंटायरली डिफरेंट है। वो एक तो ये है कि आपके पास बैटिंग में टैलेंट ही नहीं था, आपने आसफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह काफियों को यूज किया, तो जब वो कोई भी परफॉर्म नहीं कंसिस्टेंट कर सका तो अब आप दूसरी ऑप्शन पे गए। इसी तरह आपको बॉलिंग में भी प्रॉब्लम आए तो आप इमाद और आमिर की तरफ गए। अब इस लड़के का बेचारा पाकिस्तान में डोमेस्टिक में किसी ने इसको घास नहीं डाली, वो सफर करता रहा, बाहर जाकर यूएई में खेला। जब उन्होंने उसको रख लिया, उसने परफॉर्म किया, तो आपने कहा यार हमारे पास तो बैट्समैन ही है, इसीलिए आए। लेकिन अब अगेन उस पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। अभी इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो ना कर पाया, और जो आसान नहीं होता आपको, लेकिन अब उस पे क्योंकि वो बेचारा कश्तियां जला के आया, वो सब कुछ छोड़ के आया, अब आपको उसके साथ ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा। अभी भी आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब स्क्वाड में उसको चौथा नंबर दे दिया, वो बेसिकली ओपनर है। अब मुल्तान सुल्तान ने भी उसको ओपनर नहीं कराया क्योंकि वो रिजवान उधर खुद ओपन करता, तो आपने उधर नंबर 3 पे रखा। अब इधर रिजवान नंबर 3 पे आ रहा है, बाबर और साइम ओपन करेंगे, तो उसको नंबर 4 दिया गया, तो 4 भी उसके साथ ज्यादती है। ये क्रिकेट में हो नहीं सकता कि अगर जैसे उमर अकमल रोता रहा कि मुझे ऊपर के नंबर पे खिलाए, उसे नीचे खिलाते रहे, अहमद शहजाद रोता रहा जी मुझे खिलाए, तो उसको भी लेट खिलाते रहे। उनके प्रॉब्लम सेपरेट भी थे, वो एक अलग डिबेट है। बट किसी प्लेयर को बनाने के लिए तो आपको उसको एक कंसिस्टेंट नंबर पे, जो उसका नंबर होता है जिसपे वो बचपन से क्लब और डोमेस्टिक में खेलता है, उसी पे उसको खिलाना चाहिए। तो ये अगर आपके वो ऑलरेडी लोग उधर मौजूद है, बट फिर भी अगर आप उसका नंबर चेंज कर रहे हैं तो उसको फिर क्लियर मैसेज दें कि हम तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें टीम से बाहर नहीं करेंगे, हम तुम पे कॉन्फिडेंस करते हैं, तुम खेलो। तो ये मेरा ख्याल है ट्रस्ट जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बाबर आजम के बारे में बात कर देते हैं। पहले कप्तानी उनसे वापस ली गई, ठीक है, और फिर शहीन को कप्तानी मिली, उसकी परफॉर्मेंस देख ली गई, फिर वापस दोबारा बाबर को कप्तानी दे दी गई। आप इन दोनों को फैसलों को किस तरह देखते हैं और इन दोनों में से अच्छा फैसला कौन सा था? देखिए ये सबसे पाकिस्तान की अभी करंट क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। देखिए एक मेरा मानना ये है कि एक कैप्टन को 4 या 5 साल का रन बहुत होता है, और बाबर को 4 साढ़े 4 साल का रन मिला तो बड़ा बेहतरीन मिला। सरफराज से पहले स्टेप पे अगर देखा जाए, सरफराज से कैप्टनसी भी ज्यादा की गई, उसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी 2019 के वर्ल्ड कप में, बड़ा शानदार परफॉर्म किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। सरफराज को मेरा मानना ये है कि 2-3 साल अभी और देने चाहिए थे, क्योंकि उसने आपको 2 साल T20 में भी नंबर 1 रखा, तो पीक पे था अपनी क्रिकेट की जब आपने उससे कप्तानी। उसकी अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे गई, पर वो कई प्लेयरों की जाती है, टीम ऊपर जा रही थी। आपका ग्राफ टेस्ट में, ओडीआई में, T20 में मुसलसल ऊपर जा रहा था। तो पहले तो सरफराज से कैप्टनसी पर्सनल ईगो के अंदर और उस चीजों के अंदर वो बड़ी लंबी एक बहस है, आपसे गलत ली, तो बाबर को उस टाइम दी जो गलत की। बाबर को वाइस कैप्टन बना के कम से कम 2-3 साल लेके चलते, प्रैक्टिस के तौर पे लेते। जैसा जब धोनी था तो विराट कोहली को साथ रखा गया 5-6 साल और फिर उसको कैप्टन बनाया गया, तो इसी तरह रोहित शर्मा को रखा गया कोहली के साथ, तो फिर उसको कैप्टनसी दी गई। तो ये एक दुनिया में क्राइटेरिया इस तरह होता है। तो हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि हम कहते हैं जो बेस्ट प्लेयर है उसको कैप्टन बना दे, ऐसा नहीं होता। बेस्ट प्लेयर होना और चीज है, कैप्टन होना और चीज है। जिस तरह हम अगर पास में बात करें तो ब्रायन लारा से बड़ा शायद हिस्ट्री में कोई बैट्समैन दुनिया में नहीं आया, वो अच्छा कैप्टन नहीं था। दुनिया में सबसे ज्यादा रन जो है सचिन तेंदुलकर ने किए हुए हैं, वो कैप्टन बना तो बहुत बुरा कैप्टन इंडिया के लिए साबित हुआ, तो वो नहीं कर सका। अब बाबर इंटरनेशनल 6 टूर्नामेंट खेल चुका है एज ए कैप्टन, कोई भी नहीं जीत पाए। 3 PSL खेल चुके हैं, टाइटल नहीं जिता पाए। इसका मतलब यह है कि बाबर कहीं ना कहीं कैप्टनसी के अंदर लैग करते हैं, कोई ना कोई उनके अंदर चीज मिसिंग है। वो मेरी नजर में एग्रेशन है, वो एग्रेशन करे, दूसरी टीम पे ऑल अटैक करे तो बन सकता है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जी बॉर्न कैप्टन होता है, कुछ कहते हैं लर्निंग कैप्टन होते हैं। मेरा मानना ये कि असल में 80% बॉर्न होता है, 20% आप स्किल्स सीखते हैं, आप ग्रेजुअली डिफरेंट सिचुएशन में आके कप्तानी करते हैं तो आपको समझ आती है अच्छा इसमें ये करता ज्यादा बेहतर था, या आप डिफरेंट, जो मैं वाइस कैप्टन की बात कर रहा हूँ, तो एज ए वाइस कैप्टन भी आप देख रहे होते हो अच्छा इस कैप्टन ने ये किया, इसका ये फायदा हुआ, दूसरे कैप्टन को भी आप कई दफा ऑपोजिशन के भी देख के आप सीख रहे होते हो। तो ये बाबर को मेरा ख्याल है थोड़ा अर्ली बनाया गया, फिर खैर बना दिया गया, तो आपने बड़ा अच्छा रन दिया 4 साल का। 4 साल जब आपने रन दे दिया, आपने देखा उसने 6 इवेंट खेले, कोई जीता नहीं पाकिस्तान, तो आपको फिर चाहिए था कि आप शाहीन पे ट्रस्ट किया, उसने 2 PSL जिताए थे, एक नहीं जिताया तो कोई मसला नहीं, उसको एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप तक, T20 वर्ल्ड कप तक देना चाहिए था। अब देखिए ना, है तो ह्यूमन बीइंग, इंसान सोचता है मैं टीम का कप्तान बन गया हूँ, मैं चलूंगा और मेरा एक अच्छा सिलसिलाकार चलेगा, तो क्या किया उसने कि उसने
उसको एक सीरीज या जो भी रीजन बनी उसको हटा के दोबारा बाबर को बना दिया गया। तो ये मेरा ख्याल है उसका कॉन्फिडेंस गया। और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से श्योरिटी से बताता हूँ कि टीम में फूट भी पड़ गई थी, ये वर्ल्ड कप में भी पड़ी जी जी, क्योंकि ये मैसेज उसको पहले मिल गया था बाबर को के कप्तानी से, वो उसको नहीं शाहीन को बता शाहीन दिएगा। को। तो शाहीन और बाबर में कई डिफरेंसेस पहले भी आ चुके जी थे जी, और यही एक रीजन बनी कि शायद पाकिस्तान, एक रीजन कह सकते हैं, रीजन तो कई थी बट एक रीजन ये भी थी कि टीम में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ गया। कोई उसको जब एक मैच आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि अगला कप्तान कोई और है तो वो आपकी टीम के अंदर वो स्पिरिट नहीं रहेगी, वो प्लेयर के अंदर वो पावर नहीं रहेगी। तो अब जब बाबर आ गया तो उसके दिल के अंदर भी एज ए इंसान, अल्लाह करे कि उसका दिल साफ रहे, बट एज ए ह्यूमन बीइंग उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं आएगा कि मेरे साथ ज्यादती की गई है, मुझे रखा नहीं गया, कप्तानी से हटा दिया गया। तो ये टीम के अंदर आता है। अब इसको संभालना बड़ा काम है, अब प्लेयर को क्लैरिटी से बताना, उनको जैलन करना, लेके चलना बड़ा काम है। तो अल्लाह करे कि वो उसमें सक्सेसफुल हो और वो लेके चले। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक मतलब मैच जो है, हार जीत जो होती है वो एक हिस्सा होता है खेल का, और जब खिलाड़ी जीतता है तो फिर हम उसको मतलब इतनी हाइप देते हैं और उसको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, और जब मैच हारता है तो फिर हम उसको इतना डिग्रेड करते हैं, इतना ट्रोल करते हैं कि मतलब वो शायद उस तक, जो जाहिर बात है पहुंचती होंगी खबरें और वो हार्ड होता है। तो क्या लगता है कि मतलब एक ट्रोलिंग जो है वो एक खिलाड़ी की जिंदगी पर कितना असरअंदाज करती है? देखिए, ये मैंने बड़ा क्लोजली क्रिकेट को देखा। ये ऐसी गेम है, ये एक दिन आपको आसमान पे लेके जाती है, अगले दिन आपको जमीन के नीचे ले जाती है। ऐसी है। इसका मैसेज ये दुनिया में भी ऐसे ही है। इसका मकसद, ये एक मैसेज भी है इसके अंदर। मैसेज ये है कि आपको सबसे पहले हम्बल रहना है, आपने शोखा नहीं होना, आपने जब अच्छा परफॉर्म किया कॉलर ऊपर नहीं करने, आपने कहना मैं पता नहीं क्या चीज हूँ। कई प्लेयर इस तरह के हैं, जब वो स्टार बने तो उन्होंने क्या क्या किया, जिसकी अगर हम मिसाल प्राइम दे तो एक टाइम था कि हसन अली चैंपियन ट्रॉफी का विनर था, हारिस रऊफ आया तो वो तबाही मचा रहा है। और अब देखें जो उनके साथ एशिया कप और वर्ल्ड कप में हुआ, जिस तरह उनको मार पड़ी, और अभी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो कितना उन्होंने उनको ट्रोल किया। बिल्कुल। अब वो ट्रोलिंग के अंदर ये है कि आपने कभी भी उसकी जात, उसकी परफॉर्मेंस पे बात करें। बिल्कुल। जैसे अभी बाबर हमारा स्टार है, सबसे बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा लेजेंड है, लिविंग लेजेंड। हमने क्या बात की कि बाबर को मैच फिनिश करना है, मैच को जिताना है। हम कभी बाबर के साथ जातियात पे नहीं आएंगे। इसी तरह आपने अगर हारिस रऊफ पे बात करना, शाहीन पे बात करनी, किसी भी प्लेयर XYZ पे, तो आप उसकी उस मैच की परफॉर्मेंस पे बात करें कि उसने उस मैच में ये करना चाहिए था, ये नहीं किया। हम जब उसकी फैमिली के अंदर उसकी जातियात के ऊपर आ जाते हैं, उसकी पर्सनल चीजों पे आ जाते हैं, ये मेरा ख्याल है एक बहुत ही गलत एक मैसेज देते हैं। वो फिर कई जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होता वो और नेगेटिव जाता है, वो और नीचे गिर जाता है, उसके लिए फिर दोबारा अपनी परफॉर्मेंस को गेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एज ए नेशन हमें सीखना पड़ेगा। और ये दुनिया में कोई, मेरे ख्याल से जितनी मतलब हम ट्रोलिंग करते हैं, कोई मेंटली जितना भी मतलब स्ट्रांग होगा वो एकदम डाउन जरूर होगा। बिल्कुल होगा। बहुत रेयर लोग होते हैं, 10 में से आप 2% लगा लें कि जो शायद इस चीज को बेयर कर जाते हैं और उन पे मैटर नहीं करता, बट अदरवाइज है तो सारे ह्यूमन बीइंग, कहीं ना कहीं तो फैक्ट आना ही उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी की जो टीम है हमारी, मतलब एक समझ लें कि उसको रीबिल्ड किया गया, उसको एक नया स्क्वाड बनाया गया। अगर इस स्क्वाड में से 3 तब्दीलियां करनी पड़े, PSL से 3 खिलाड़ियों को रिप्लेस करना पड़े, तो वो कौन से होंगे? कर तो लिए 3, नहीं, उस्मान खान भी आ गया, अमर और माद भी आ गए, यही 3 बनती थी मेरा ख्याल है। अभी ये आपकी ना, मेरा मानना ये है कि बेस्ट टीम है, इसी के साथ चले। वर्ल्ड कप के पहले तो मेरा ख्याल अब यही टीम चलेगी, पर मुझे लगता है कि अभी भी ये टीम ना थोड़ा सा किसी ना किसी तरह आपको टीम में ना फखर जमान ऐड करना पड़ेगा। वो आउट ऑफ फॉर्म मुझे बिल्कुल नजर आ रहा था, PSL में नहीं था, शायद उनकी इंजरी भी है। अगर वो आता, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है बैटिंग के अंदर खास तौर पे, वो अगर टीम में होगा तो पाकिस्तान जो 200 की हम बात करते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, मीटअप कर सकते हैं। अदरवाइज जितने रिजवान, बाबर की बात करें, साइम के अंदर एक ऐसा एक्साइटिंग टैलेंट है कि जो तेज खेल सकता है। तो आपको फखर को बस एक, मेरा ख्याल है एक प्लेयर ऐसा है, स्क्वाड में तो जरूर है बट वो टीम में जरूर होना चाहिए, प्लेइंग 11 में उसको होना चाहिए, क्योंकि वो गिवन डे चलेगा तो पाकिस्तान के लिए चीजें आसान होंगी, अदरवाइज फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी इमाद और आमिर से आपकी जो कमी थी बॉलिंग के अंदर वो कवर अप होगी। शाहीन का हमें पेस थोड़ा सा हमने न्यूजीलैंड सीरीज में देख रहे हैं, थोड़ा इंप्रूव हुआ है। तो बाकी ये अब्रार का इंडक्शन अच्छा है, तो ये 11 का स्क्वाड आपका बड़ा अच्छा है। सिर्फ एक फखर को मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। अच्छा इरफान भाई, आपने बेशुमार खिलाड़ियों के इंटरव्यूज किए, कोई ऐसा मतलब इंटरव्यू जो आपको बहुत मुश्किल लगा हो, जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए हो मतलब सामने वाले बंदे को सवाल करते हुए? अभी तक अल्लाह का शुक्र है, मुश्किल तो नहीं कह सकते, कंफ्यूज भी नहीं कह सकते। हाँ, थोड़ा सा
टफ टाइम कहना चाहिए वो, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। जब मैंने पहली दफा शोएब अख्तर के साथ पीटीवी स्पोर्ट्स में काम किया था, जी जी तो वो एक डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटी है, वो एक डिफरेंट तरह के सुपरस्टार है। जैसे रमीज राजा, इंजमामुल हक, ये भी सारे बहुत बड़े, आकिब जावेद, मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन सबका किया, अभी इमामुल हक का भी किया है। जी जी तो ये सब बड़े स्टार है, शोएब मलिक, अफरीदी, सबका इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ। और शोएब अख्तर थोड़ा सा ना एक डिफरेंट क्लास है, एक डिफरेंट तरह का ग्रेशन के सुपरस्टार है। लिहाज से ग्रेशन के लिहाज से भी इजी टू हैंडल भी नहीं है, हाँ तो वो आपके साथ ना कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। जी जी तो शुरू का एक मुझे स्टिल रिमेम्बर 2-2.5 साल पहले जब पीटीवी में उनके साथ पहली दफा काम किया, अभी लास्ट पीएसएल में भी वो हमारे सोनो के पैनल पे थे जी जी उनके साथ, बल्कि लेजेंड लीग के लिए फिर हम सारे कतर भी ट्रेवल किया उनके साथ, वो हमारे साथ 12 दिन रहे, उनके साथ काम करते रहे, इंटरव्यू, अब तो खैर दोस्ती वाला भी एलिमेंट है। जी जी तो वो जो जब तक उनसे फ्रैंकनेस नहीं थी, दोस्ती नहीं थी, तो वो एक ना थोड़ा सा कंफ्यूजन, डर, कंफ्यूजन नहीं, वो एक मुश्किल आपको कैंडिडेट है, आपको आंसर जो आप चाह रहे हैं ना वो मिलता नहीं मिलता। उनसे, वो आपको थोड़ा डिफरेंट आप जो चाह रहे हैं वो नहीं मिलता, तो वो थोड़ा टाइम अपने टेकिंग है। लिहाज से चलते हैं चलते हैं हम अपने, आप किसी और लहजे में या चीज में चल रहे होते हैं, वो रिप्लाई किसी और तरह से आता है, तो वो आपको थोड़ा सा ना एक डिफिकल्ट एक जोन में लेके जाते हैं। बट फिर जैसे ही वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपसे दोस्ती हो जाती है, फिर उनसे अच्छा आपका कुलीग भी कोई नहीं है, बिल्कुल। उनके दो रूप है। सही तो जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए तो फिर आपको सबसे ज्यादा मजा उनके साथ बात करने का आता है, क्योंकि जितनी खुली डुली बात वो करते हैं ओपनली, शायद पाकिस्तान में कोई नहीं करता। फिर इसी वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग बात करेंगे तो शोएब अख्तर की है। तो वो एक ऐसा कैरेक्टर थे जिन्होंने शुरू में थोड़ा सा और वैसे भी हर मामले पे जरा खुल के बात खुल के करना। बात करते हैं, खुल तो के फिर उनसे बात मजा भी बहुत आता है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इरफान भाई, कोई जिंदगी का एक ऐसा वाकया जो आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर ना किया हो, कोई अजीब कह लें, कोई मजाहिया कह लें, कोई मतलब इंटरेस्टिंग किस्म का, किसी भी किस्म का कह सकते हैं, इस सैड तरह के मोमेंट कह सकते हैं। वाकयात तो मेरा ख्याल है इस तरह के बेतहाशा भी होंगे या नहीं भी हो सकते, पर ये है कि क्रिकेट के लिहाज से, चले फनी के लिहाज से शायद आपके फैंस को ज्यादा अच्छा लगेगा, सैड क्या सुनाना है। असल में हम क्रिकेट के अंदर बड़ा सीरियस जेंटलमैन गेम जी, देखी जी। जाती है और सोचते हैं हम इसमें। अदनान अकमल से भी बड़ी अच्छी दोस्ती, अकमल अदनान के तीसरे भाई, वो भी जी, जी। इंटरनेशनल क्रिकेटर बिल्कुल रहे हैं। तो उनका किस्सा था, वो सारे क्रिकेटर हम एक दफा बैठे थे, तो इसी तरह ये साहब ने क्वेश्चन किया, तो एक बात की, एक दूसरे के किस्से सुना रहे थे, तो उन्होंने अदनान अकमल का किस्सा सुनाया, सईद अजमल ने सुनाया। सईद अजमल थे, अब्दुल रहमान लेफ्ट आर्म स्पिनर थे हमारे, वो सारे हम बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का यूएई में मैच हो रहा था दुबई स्टेडियम में, जी जी तो उनके एक पीटरसन खिलाड़ी थे, वो आउट नहीं हो रहा था। तो अब ये ओबियसली प्लेयर जो पास खड़े होते हैं मिड विकेट जी, पे जी। आगे पीछे, वो सब थोड़ी बहुत तो हुटिंग करते ही हैं, कुछ कहते ही हैं। हाँ तो अदनान उसको जरा तंग कर रहा था, वो तंग करते करते क्या हुआ कि उसने बॉल को, अब्दुल रहमान ने बॉल की, उसने रोकी, वो लग के बॉल पीछे कीपर की तरफ आ गई, इसने बॉल पकड़ के और एकदम उसकी टांग पकड़ के ना करके आवाज निकाली। वो अब 6 फुट 2 इंच का बंदा, वो डर गया, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। उसने समझा कि शायद मुझे किसी बिल्ली कुत्ते ने पकड़ के काट लिया, जी जी क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं ना कर सकते आपके कोई प्लेयर इस तरह की हरकत कर देगा। एग्जैक्टली। उसने खैर अंपायर को कंप्लेंट की, अंपायर ने उसको फाइन किया, लेकिन वो एक ऐसा वाकया है जो सुन के और वो बड़ा उसको चेरिश करते हैं सारे। सही। अच्छा इरफान भाई, थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं जी। आपके साथ, रेडी है इसके लिए? जी जी रेडी। चलें, वकालत या सहाफत? अभी के लिहाज से तो सहाफत। बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान? ऑब्वियसली बाबर आजम। इमरान खान या मुश्ताक अहमद? इमरान खान जी, नो इमरान डाउट। खान। अलीम डार या एहसन रजा? रीम डार। रमीज राजा या बाजिद खान? रमीज राजा अनडाउटली। लाहौर कलंदर या कराची किंग्स? लाहौर के अंदर ऑफ कोर्स। लाहौर कलंदर किस वजह से? सारे दोस्त हैं अपने जी, आतिफ राना, आकिब भाई, जी। सुमीन राना, सब लाहौर, वैसे भी हम लोरी है, तो बिल्कुल डबल रीजन। सही होगा। अच्छा लॉन्ग ड्राइव या मैच हाईलाइट्स? मैच हाईलाइट जी। मैच हाईलाइट। पहले सारी जिंदगी जब तक यूट्यूब नहीं था तो रात 2-2 3-3 बजे जाके, मैंने आपको बताया ना जिंदगी में कभी कोई मैच मिस नहीं किया। जी जी तो अब ये फैसिलिटी है, अगर बिजी हैं हम, काम पे हैं, कहीं और बाहर है, तो मैं जब तक घर आके, जिस तरह नमाज मिस नहीं ना करते आप, इसी तरह मैं मैच भी मिस नहीं करता। तो मैं सोता नहीं हूँ जब तक उस दिन की, आज की जो भी मैच आज हो रहे हैं जी जी देख के फिर सोना है। बिल्कुल। हिना नियाज़ी या अवकाशा गुल? ये दोनों, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं, आर्टिस्ट तो ऑब्वियसली उकाशा बड़ी जबरदस्त है, एंकर बात करें तो हिना नहीं, जबरदस्त। एक को चूज करना है। ये दोनों डिफरेंट है ना। जी जी उकाशा जो है वो आर्टिस्ट है, जी जी वो सिंगर भी है और वो मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। जी। हिना नियाज़ी वो एंकर है, तो रोल डिफरेंट है दोनों के। तो आप मतलब फील्ड के दोनों तरफ खेल गए हैं आप। हाँ, वो क्योंकि दोनों की फील्ड डिफरेंट है, दोनों एंकर होती तो फिर जी। मैं एक का नाम लेता, डिफरेंट है दोनों। बिल्कुल ऐसे ही है। फेसबुक या टिकटॉक?
फेसबुक जी, टिकटॉक नहीं। फेसबुक, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी ऑडियंस और आपके प्लेटफॉर्म से यही मैसेज है, सबसे पहले तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ा बहुत शुक्रिया। जबरदस्त काम कर रहे हैं ऐसे साहब। थैंक यू, और थैंक यू। मैसेज आपका ये है जी कि फलस्तीन के हवाले से मैं देना चाहूंगा जी जी कि हम ओबियसली अपनी खुशियों में कुछ, जैसे अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, हम अपने फैमिली के साथ तो ख्याल रखते हैं, बट हम जिस कैपेसिटी में अपने फलस्तीनी बहन भाइयों का साथ दे सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं, हमें रखना चाहिए। एज ए उम्मत हमारा यही कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली हम सब, जैसे हदीस पाक भी है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही। हमें उनको किसी सूरत नहीं भूलना, हमने उनके साथ सॉलिडरिटी शो करनी है, यकजहती शो करनी है, और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी होना चाहिए, स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे तो ही। आप जिस कैपेसिटी में, चाहे हम बाइकआउट की बात करते हैं, चीजों को वो करें, आप कोई उन पे फंड भेजना चाहता है वो करें, जो जो चीजें आप उस लेवल पे कर सकते हैं अपने अपने पार्ट पे, इवन सोशल मीडिया पे भी आप जो जो बात करना चाहे वो करे, लिखे, बोले, जो कर सकते हैं आप करते जाएं, ताकि एटलीस्ट उन तक ये तो मिनिमम मैसेज आए कि हम सारे पाकिस्तानी एटलीस्ट बहन भाई आपके साथ हैं। और शायद इसी वजह से उनकी जो उम्मीद की किरण है वो जागे, और मेरा ख्याल है जब सब अपने अपने लेवल पे जगह पे जोर लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको और कश्मीरी बहन भाइयों को जरूर आज़ादी मिलेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह जी, हमारी दुआ है कि उनके लिए आसानियां पैदा हों। आमीन। अच्छा इरफान भी, जाते जाते एक दफा फिर आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, most आपने welcome, टाइम बहुत निकाला, शुक्रिया बहुत आपके शुक्रिया, time का, थैंक यू thank you सो मच। मुझे Best of उम्मीद luck। है कि नाजरीन आपने प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।